हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं शमशाद एक बार फिर से आपके बीच एपिसोड 11 लेके। इस एपिसोड में हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। वृत्त की त्रिज्या, व्यास, परिधि, उसके ऊपर जो भी थ्योरम्स हैं वो सारे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस थ्योरम के ऊपर जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपके प्रश्नावली में ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, और बाकी जो क्वेश्चन बच जाएंगे वो ये जो थ्योरम्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसमें सारे के सारे कवर हो जाएंगे। तो बड़े ध्यान से इस चैप्टर को देखिए। ये 9th और 10th दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी तक के एपिसोड में मैंने जो भी आपको बातें बताई हैं वो बहुत बेसिक बातें बताई हैं, और मेरा बताने का जो तरीका है बहुत सिंपल लैंग्वेज में है। जैसे कि बुक्स में काफ़ी टफ वोकैबुलरी यूज़ की जाती है जो कि हमें समझ में नहीं आती है, मैंने काफ़ी सिंपल भाषा इस्तेमाल करी है। आप सभी दोस्तों से निवेदन है, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग नए आए हैं वो चैनल्स को कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि नेक्स्ट एपिसोड में जो लेके आऊँ वो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए दोस्तों, अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। वृत्त, सर्कल। तो जो सबसे पहला जो सवाल हमारे मन में आता है, वृत्त क्या होता है। तो वृत्त एक 2 डायमेंशनल आकृति है। डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे जब हम फिजिक्स में आएंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें लंबाई और चौड़ाई होता है, ऊंचाई या गहराई नहीं होता है। ऐसा मानिए, इसको 2 डायमेंशन कहते हैं। एग्जाम्पल में आपका जो भी सिक्का है, कॉइन होता है, आपके घर की रोटियां, किसी बिंदु को केंद्र मानते हुए समान दूरी पर जो वक्र रेखा एक समतल में बनती है उसे हम वृत्त कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, एक खूंटे में एक रस्सी बांध लीजिए, एक खूंटे में एक रस्सी बांध लीजिए, रस्सी के दूसरे छोर को पकड़ के, रस्सी के दूसरे छोर को पकड़ के अगर हम उसको चारों तरफ से घुमा देते हैं तो जो लाइन, जो चिन्ह बनता है उसे हम वृत्त कहेंगे। यहां पे मैं आपको एक छोटा सा बता देना चाहता हूं, वृत्त और गोला में काफी कंफ्यूजन होता है लोगों को। तो वृत्त जो है 2 डायमेंशनल होता है, जैसा मैंने आपको बताया। लंबाई और चौड़ाई होती है। वहीं पे गोला में ऊंचाई और या गहराई होती है। तो वृत्त का एग्जाम्पल है आपका सिक्का, गोला का एग्जाम्पल है आपका गेंद जिससे आप खेलते हैं, फुटबॉल, वो गोला है। आप जो खाते हैं लड्डू, वो गोला है। तो अभी इससे आपको एकदम क्लियर फर्क पता चल गया होगा कि वृत्त किसे कहेंगे और गोला किसे कहेंगे। जब हम गोला वाले चैप्टर में आएंगे तो मैं आपको और उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि वृत्त से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी है जो कि यूज किया जाता है सवाल बनाने में, वो क्या चीजें होती हैं, उनकी परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले त्रिज्या। त्रिज्या किसे कहते हैं? वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली सीधी रेखा को हम त्रिज्या कहते हैं। इसको हम R से डिनोट करते हैं, ठीक है। दूसरा है व्यास। परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने वाली सरल रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती है, जो लंबाई हमें मिलती है सरल रेखा की, उसको हम व्यास कहते हैं। जीवा किसे कहते हैं? तो वृत्त के परिधि पर किसी 2 बिंदु को मिलाने वाली सरल रेखा जो कि केंद्र से होकर नहीं गुजरती है, उस रेखा को हम जीवा कहते हैं। परिधि, तो वृत्त का ये जो चारों तरफ का जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है, गोल सर्कल, इसको हम परिधि कहते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने एक
धागा बांध दिया और धागे को इसके चारों तरफ लपेट दिया, तो धागे की जो लंबाई होगी वो वृत्त की परिधि कही जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, चाप कर्ण किसे कहते हैं। देखिए, अगर ये वृत्त है और अगर यहां से हमने इसको दो भागों में बांट दिया, तो ए से बी तक जो इसका पार्ट दिखाई दे रहा है इसको चाप ए बी कहेंगे। ये ए से बी डायरेक्शन की तरफ जा रहा है तो ए बी बोलेंगे। अगर इसका डायरेक्शन बी से ए की तरफ होता तो इसको चाप बी ए बोलते। उसी तरह देखिए, यहाँ पे बड़ा वाला चाप डी से सी की तरफ डायरेक्शन है तो इसको चाप डी सी बोलेंगे। जब हम आगे और थ्योरम्स वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें ये बातें क्लियर होंगी। अब नेक्स्ट चीज जो हम देख लेते हैं वो है, जैसे देखिए एक वृत्त यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, एक हमारा एक आयत है, इसमें एक वृत्त ड्रॉ किया हुआ है। तो वृत्त के अंदर के जो भाग हैं इसको हम आंतरिक भाग बोलेंगे और वृत्त के जो बाहर भाग है इसको हम बहिर्भाग बोलेंगे। एग्जाम्पल्स, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स ड्रॉ किए हुए, जैसे आर एस टी, ये वृत्त के आंतरिक भाग के बिंदु हैं, और एल एम पी और क्यू ये वृत्त के बाहरी भाग के बिंदु हैं। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं थ्योरम की तरफ। तो पहला थ्योरम है हमारा, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती है, अथवा इसको दूसरी तरह से कह सकते हैं कि वृत्त की दो जीवाओं द्वारा बना कोण अगर बराबर हो तो जीवाएं आपस में बराबर होती हैं। देखिए, ये एक वृत्त है, यहाँ पे दो जीवा है ए बी और पी क्यू। अगर इन दोनों जीवा की लंबाई आपस में बराबर है तो केंद्र पर बनने वाला कोण ए ओ बी और कोण पी ओ क्यू ये दोनों आपस में बराबर होंगे। दूसरा थ्योरम है, यदि किसी वृत्त के दो चाप सर्वागसम हो तो संगत जीवाएं बराबर होती हैं। देखिए, यहाँ पे एक वृत्त है, यहाँ पे दो चाप है ए बी और डी ई, दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ है। अगर ये दोनों आपस में सर्वागसम हो तो जो चाप की जीवा की लंबाई होती है ए बी और डी ई, जो जीवा है वो दोनों आपस में बराबर होंगी। इसको दूसरे भाषा के शब्दों में अगर हम बोलें तो यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं आपस में बराबर होती हैं तो दोनों चाप जो होते हैं वो सर्वागसम होते हैं, तथा वृत्त के सर्वागसम चाप वृत्त के केंद्र पर समान कोण बनाते हैं। ये जो चाप है ए और बी जो वृत्त पे कोण बनाएगा वही कोण डी और ई भी वृत्त पे बनाएगा। थ्योरम नंबर 3, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। देखिए, ये एक वृत्त है, केंद्र ओ है, जीवा आपकी ए बी है। अगर हम केंद्र बिंदु से जीवा पे लंब डालते हैं तो ये जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है, एपी और पीबी। तो एपी इक्वल्स टू पीबी, दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। इसको अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। अगर वृत्त के केंद्र और जीवा का मध्य बिंदु किसी हम सरल रेखा से मिलाते हैं तो वो जीवा पर लंब हो जाता है। थ्योरम नंबर 4, 3 असंरेख बिंदुओं से केवल एक वृत्त गुजरता है। देखिए, यहाँ पे 3 बिंदु है ए बी सी, तो कोई एक ही वृत्त इन तीनों बिंदुओं से होके गुजर सकता है, कोई दूसरा वृत्त इस बिंदु से होके गुजर नहीं सकता है, क्योंकि इसकी जो त्रिज्या होगी इन तीनों बिंदुओं से गुजरने, इसकी जो त्रिज्या की लंबाई होगी वो तीनों बिंदुओं पर समान होगी। इसलिए किसी असंरेख बिंदु से केवल एक वृत्त गुजरता है। असंरेख का मतलब होता है कि एक ही लाइन में तीनों बिंदु नहीं होने चाहिए। थ्योरम नंबर 5, वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। दूसरी भाषा में इसको कहेंगे, वृत्त की जीवाएं जो केंद्र से समान दूरी पर होती हैं आपस में बराबर होती हैं।
देखिए यहाँ पे एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, दो जीवाएं हैं CD और AB। तो अगर AB और CD की लंबाई बराबर है तो इनके बीच जो लंब बन रहे हैं, केंद्र बिंदु से जो मिलाने वाली रेखा है जो लंब बना रही है एक दूसरे पे, दोनों जीवाओं पे, तो उस रेखा की लंबाई भी बराबर होगी। तो OL इक्वल्स टू OM हो जाएगा यहाँ पे। थ्योरम नंबर हम 6 पढ़ते हैं। किसी वृत्त की दो जीवाओं में बड़ी जीवा छोटी जीवा के अपेक्षा केंद्र के ज्यादा नजदीक होती है, अथवा जो जीवा केंद्र के ज्यादा नजदीक होती है उनकी लंबाई बड़ी होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो जीवा है, केंद्र से जब इसकी दूरी कम होगी, दो जीवा है AB और CD, तो जिसकी केंद्र से दूरी कम होगी वो जीवा बड़ी होगी, जिसकी केंद्र से दूरी ज्यादा होगी वो जीवा छोटी होगी। वही मैं लिखा हुआ है कि AB बड़ा है CD से, तो OM जो होगा OL से बड़ा होगा। दूसरे शब्दों में अगर हम कह दें कि केंद्र से जो लंब है जीवा पे, अगर वो बड़ी होती है तो जीवा छोटी होती है, और अगर लंब की लंबाई छोटी होती है तो जीवा बड़ी होती है। थ्योरम 7, एक चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर बने कोण का दुगना होता है। देखिए एक वृत्त है जिसका केंद्र बिंदु O है, एक चाप है AB से जो केंद्र पर कोण बन रहा है AOB, तथा वृत्त के परिधि पे हमने एक बिंदु मान लिया M, तो यहां भी एक कोण बनेगा AMB। तो केंद्र पर बनने वाला जो कोण होता है वो परिधि पे बनने वाले कोण का दुगना होता है। तो यहाँ पे मैंने दिखाया है कि कोण AOB जो होगा परिधि पर बनने वाले कोण का दुगना होगा। थ्योरम 8 है, वृत्त के एक ही खंड के कोई दो कोण बराबर होते हैं। तो देखिए ये एक वृत्त है जिसका ये केंद्र है, ये वृत्तखंड हमने मान लिया AB एक वृत्तखंड है। तो यहां से कोई भी बिंदु आप इस परिधि पे ले लीजिए, जो भी कोण बनेगा वो आपस में बराबर होगा। देखिए यहाँ पे जैसे कि L और M बिंदु हमने लिया है, तो एक कोण बन रहा है ALB, दूसरा कोण बन रहा है AMB। तो इन दोनों कोण में जो रिलेशन होगा, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। थ्योरम नंबर 9, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। देखिए एक वृत्त है, इसमें एक व्यास हमने खींचा, व्यास अब हमेशा केंद्र बिंदु से होकर गुजरता है और किसी वृत्त की सबसे लंबी रेखा होती है, आप जानते हैं। अगर परिधि पे कहीं भी कोई कोण बन रहा है A और C बिंदु से, तो ये जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का होगा, चाहे ये यहाँ बने या यहाँ बने या यहाँ बने, ये कहीं भी बनेगा वो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो कोण ABC जो हो जाएगा वो 90 डिग्री का हो जाएगा। थ्योरम नंबर 10, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के किसी भी युग्म का योगफल 180 डिग्री होता है। या दूसरी भाषा में इसको बोले कि यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का एक युग्म संपूरक हो, मतलब 180 डिग्री हो, तो चतुर्भुज चक्रीय होता है। तो सबसे पहले चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं वो समझते हैं। तो किसी वृत्त के परिधि पे 4 बिंदुओं से मिलाने वाली जो चतुर्भुज बनती है उसको हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज में देखिए ABCD ये 4 कोण भी बन रहे हैं, तो आमने सामने के जो कोण हैं इनका जो योगफल होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। जैसे कि कोण ABC और कोण ADC, ये दोनों को ऐड करने के बाद ये सामने वाले कोण का योगफल 180 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से BAD और BCD ये दोनों सामने वाले कोण 180 डिग्री हो जाएंगे, दोनों का योगफल। तो दोस्तों इस तरह से ये चैप्टर खत्म होता है। इसमें जो प्रश्नावली में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं आप वो बनाइए आप लोग, और कहीं अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो कमेंट कीजिए। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपका ये सॉल्व किया हुआ है या तो संकेत दिया हुआ है। मेरे वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों को भी फायदा
पहुंच सके। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये एपिसोड? आज हमने सीखा वृत्त के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप सबको काफ़ी पसंद आया होगा ये टॉपिक। तो दोस्तों आपसे निवेदन है, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो भी नए यूज़र्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँच सके। आप सभी का प्यार यूं ही बनाए रखें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।